दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। आज 16 मार्च 2025 का करंट अफेयर देखेंगे और जानेंगे आज का इम्पोर्टेंट अपडेट क्या-क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर से। जो पहला करंट अफेयर है हमारा, तुषार गांधी कंट्रोवर्सी है। क्या है, क्या हुआ था, थोड़ा सा जानना है। तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया आरएसएस को बोला था कि आरएसएस जो है वो कैंसर है पूरे भारतीय नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए वो कैंसर है। तो ऐसा शब्द उन्होंने कहा था। तो आरएसएस ने उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा था कि अपने बातों को एप्लाइज करिए। तो इसी बीच में तुषार गांधी जो थे वो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस किस पॉइंट को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कि महात्मा गांधी का मॉडर्न हिस्ट्री में क्या योगदान रहा, ये पढ़ेंगे और जानेंगे महात्मा गांधी के योगदान के बारे में। ठीक है, क्योंकि गांधी गांधी से रिलेटेड न्यूज़ है हमारा। तो गांधी से रिलेटेड हमारा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए, वो सभी हम क्लियर करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं और कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी का कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो महात्मा गांधी का मॉडर्न इंडियन में जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं। ये आंदोलन किस लिए हुआ था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो विदेश और क्या था कि इस आंदोलन में और भी क्या हुआ था? विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने का जोर दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन दो बातें, कम से कम दो बातें आपको याद रखनी है कि ये जो आंदोलन हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए हुआ था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरा है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस पे क्या हुआ था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो हाल ही में 12 मार्च आया था ना, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ, गांधी जी ने दांडी मार्च चालू किया था, जो नमक, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है, का नेतृत्व किया था। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही हुआ था। तो ब्रिटिश कानूनों को तोड़ने का आह्वान किया गया था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कब हुआ था? 1942 में। यहाँ इसमें नारा भी दिया गया था, करो या मरो का नारा। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम लड़ाई क्विट इंडिया मूवमेंट ही था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। सत्याग्रह और अहिंसा, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ था। किसानों और मजदूरों के हक के आंदोलन चलाया गया था इसमें, ठीक है। और सामाजिक के लिए, सामाजिक सुधार के लिए आया था। सोशल रिफॉर्म क्या हुआ था कि छुआछूत वाले खिलाफ आंदोलन हुआ था, वो गांधी जी ने किया था। हरिजन आंदोलन, महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष आंदोलन, ठीक है। तो ये आपका 5 आंदोलन जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आया था? 1920 को आया था। चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल बन रहा है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और लॉर्ड इरविन का समझौता कब हुआ था? तो इसका जो समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था, इसके बारे में विशेष हम लोग जानकारी लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय के जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन दोनों के बीच में हुआ था। अंग्रेजी में गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। यह समझौता सविनय जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसके लिए हुआ था कि वहां पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा चालू कर दिया था और नमक कानून तोड़ दिया था, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा था, है ना। इस आंदोलन में लाखों भारतीय की भागीदारी से ब्रिटिश सरकार का असहज हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ब्रिटिश सरकार को दमन चार मतलब बहुत बाहरी प्रेशर भी आना चालू हो गया। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। मतलब आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारे लोगों को
गिरफ्तार किया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। लेकिन ये जो आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, कितनों को भी गिरफ्तार किया लेकिन आंदोलन जो है कमजोर नहीं पड़ा। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस वक्त गांधी जी को सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में ही शामिल होने के लिए बुलाया गया था, जिससे ताकि सरकार से बातचीत का रास्ता और अपनाने का फैसला करने का नियम था। ठीक है ना, सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाने का फैसला किया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, उसके कारण से भी गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बोला गया। तो आप यहाँ निष्कर्ष में हम लोग देख सकते हैं कि गांधी इरविन का समझौता आंदोलन को स्थगित करने और कुछ मांगों को मानने पर सहमति का परिणाम था। हालांकि यह स्वतंत्रता का अंतिम समाधान नहीं था, लेकिन इससे भारत का स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिला। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं इस समझौता के तहत गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आपका सवाल बन सकता है कि कौन सा आंदोलन से गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाने के लिए तैयार हुए थे। तो आपका वो क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो शेयर करिए और आगे बढ़े। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अभी न्यूज है, जो वहां पे आरएसएस ने ही तो तुषार गांधी को क्या बोला, आरएसएस ने ही कि थोड़ा माफी मांग लीजिए, एपोलाइज कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आरएसएस है क्या। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं आरएसएस क्या है। आरएसएस का स्थापना जो है 27 सितंबर 1925 को हुआ था, जो नागपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नागपुर में। किसने किया था, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने किया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रवाद, सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक उत्थान। ठीक है, इसमें वैचारिक आधार क्या था, मतलब विचार क्या था, तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, यहाँ दो विचार था कि राष्ट्रवाद बनाना है और हिंदुत्व बनाने का विचार है आरएसएस का। तो आरएसएस भारतीय राजनीतिक में एक प्रभावशाली संगठन है जो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दे पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा जानकारी था आरएसएस के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज है कि येलो हीट वेव अलर्ट तेलंगाना में हुआ। मतलब लू जो है सिग्नल दिया, येलो सिग्नल, कलर सिग्नल मिला। किसने दिया भाई, आईएमडी ने दिया, जो हमारा मौसम के बारे जो विभाग हमें जानकारी देती है, उन्होंने हमें जानकारी दिया कि येलो हीट वेव अलर्ट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना विथ टेम्परेचर रेंजिंग 41 डिग्री से 44 डिग्री के बीच में गर्मी हो गया है, जिसके कारण से हीट वेव हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हीट वेव किसे बोलते हैं। ठीक है, और भी जानकारी अच्छे से लेते हैं हम लोग। तो हीट वेव क्या है, व्हाट इज हीट वेव। जब किसी क्षेत्र में सामान्य मतलब नॉर्मल जो भी डिग्री रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर, तो आईएमडी के अनुसार नॉर्मल टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री है। कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री। अधिक तापमान कई दिनों तक बना रहता है, मतलब ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इससे ज्यादा, मान लो अगर 41 डिग्री है या 42 डिग्री है, ये इससे ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा कई दिनों तक बना हुआ रहता है टेम्परेचर, मतलब 42 डिग्री 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक 42 डिग्री है, तो उस केस में हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हीट वेव बोलेंगे। और हीट वेव को हिंदी में लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। भारत में आईएमडी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हीट वेव को घोषणा करता है। ठीक है, कौन करता है घोषणा हीट वेव को, तो आपका आईएमडी करता है। कौन करता है, आईएमडी। अच्छा, तापमान सीमा कहाँ क्या होना चाहिए, ये हमने बताया, नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ क्या होना चाहिए, मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा। अब पहाड़ी क्षेत्र में हीट वेव के लिए कहाँ 40 डिग्री से ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से ज़्यादा
अगर अगर टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ज़्यादा है तो वहाँ पे हीट वेव उसको कंसिडर कर दिया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। और अगर तटीय क्षेत्र जो कोस्टल एरिया जो हम लोग बोलते हैं, भारत का जो कोस्टल एरिया है, ये जो पानी से है इधर, ये एरिया को हम लोग कोस्टल एरिया बोलते हैं ना। तो ये कोस्टल एरिया जो है, तटीय क्षेत्र को 37 डिग्री से अगर ज़्यादा रहा तो हम लोग फिर वहाँ पे हीट वेव का घोषित कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हीट वेव किसे बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर से अगर नॉर्मल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर 2 से 4 दिन तक अगर ज़्यादा लगातार बना रहे, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा, तो उसे हीट वेव घोषित कर दिया जाता है। और कौन घोषित करते हैं हीट वेव को? आपके आईएमडी ने। चलिए, भारत में हीट वेव देख लेते हैं कि किस किस राज्य में किस क्रम में होता है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, बनेगा जनरल, आपका क्वेश्चन बनेगा 110% बनेगा कि सबसे ज्यादा हीट वेव कहाँ होता है। यह क्रम में आएगा। देखिए ये क्रम है, सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका रेशियो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, इसे लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि आईएमडी ने येलो सिग्नल दिया है। क्या सिग्नल दिया है? येलो सिग्नल। तो ये कलर का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा हम लोग देखते हैं ना हीट वेव में। भारतीय मौसम विभाग, विज्ञान विभाग ने आईएमडी हीट वेव को अन्य मौसमी घटना के गंभीरता को दर्शाने के लिए 4 स्तरीय रंग कोडिंग सिस्टम है। देखो ये आपका 4 कलर में डिसाइड किया गया है। रेड है, ऑरेंज है, और येलो है, और ग्रीन है। रेड में सबसे पहले, रेड में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा गर्मी। जैसे मान लो अगर नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री है और 40 डिग्री से बढ़ के हो गया 46.5 डिग्री, यानी कि बढ़ के कितना कितना बढ़ा जी? 6.5 डिग्री अगर बढ़ गया, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो हम लोग उसको अत्यधिक बोलेंगे। अत्यधिक, अत्यधिक गर्मी, लू। तो उस केस में रेड सिग्नल दिया जाता है। आईएमडी के तरफ से क्या सिग्नल दिया जाता है? रेड सिग्नल। ठीक है, समान से। और ये डिग्री 2 से 3 दिन लगातार बना हुआ रहे तो ही बोल सकते हैं। अचानक एक दिन क्या हुआ ऐसा कि 46 डिग्री, किसी दिन फिर आ गया 40 डिग्री, 23 डिग्री, तो उससे नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें क्या, बाहर निकलने से बचे, इमरजेंसी उपाय करें। इसमें बाहर एकदम ही नहीं निकलना है क्योंकि स्किन कैंसर भी हो सकता है। चलिए, बहुत तरह का बीमारी हो सकता है, लू मार देगा। जनरली अभी हम लोग देखेंगे कि इससे किससे किसको प्रभावित करेंगे। तो पहले ऑरेंज में देख लेते हैं। ऑरेंज में आपको गंभीर स्थिति है, लेकिन यहाँ 4.5 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में ऑरेंज कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, येलो में आपका 4 डिग्री ज़्यादा हो जाए तो आपको येलो कंसीडर किया जाएगा, जैसे अभी तेलंगाना में हुआ है 41 से 44 के बीच में डिग्री चल रहा है। मतलब ग्रीन जो है कोई खतरा नहीं है, नो वार्निंग, तापमान सामान्य स्तर पर है, कोई दिक्कत, सामान्य स्थिति, कोई खतरा। ये आपका कलर कोडिंग है, तो डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन भी आ जाएगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हीट वेव का प्रभाव क्या क्या होता है, थोड़ा देख लें। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है? हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बेहोशी हो सकता है, जैसी ऐसी समस्या हो सकती है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत घातक है। ये जो लू वगैरह है बुजुर्ग और बच्चे के लिए, दोनों के लिए प्रभावी हो सकता है, या तो पूरा उम्र वाले या तो पूरा कम उम्र वाले, किसी को ये प्रभाव करता है। कृषि में क्या प्रभाव पड़ेगा? फसलों का पैदावार की में कमी हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होने लगेगा तो अच्छा से फसल पैदा नहीं हो पाएंगे। मिट्टी की नमी घटने से सूखे की स्थिति हो जाएगा। मिट्टी से अगर गर्मी बढ़ गया तो नीचे जो सतह है आपका, वो अगर गर्म हो गया तो बहुत सारा सूखे का स्थिति हो जाएगा पूरा। जल संकट, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। नदियों, झीलें, जल से आए जलाशय का जल स्तर घटता रहेगा, मतलब नीचे हो जाएगा थोड़ा सा। जंगलों में आग लगेगा, और इसी हीट वेव के कारण से ही जंगल में आग लगता है। 2 पेड़ टकराएंगे, टकराने से आग लग सकते हैं। ठीक है, और गर्म हवा है तो जाहिर सी बात है आग लगेंगे। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। बिजली की खपत बढ़ने से पावर कट की समस्या आ जाएगी।
श्रमिकों मतलब जो लेबर है, कार्य क्षमता पर असर होगा, वो लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ प्रभाव है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका प्रिकॉशनरी मेजर मतलब हीट वेव से बचाव के लिए क्या उपाय है? ज़्यादा पानी पीजिए, है ना, पर्याप्त पानी पीजिए, जितना नियम रूप से हम लोग को शरीर में जरूरत है उतना पानी पीजिए। गर्मी के समय बाहर निकलने से बचें। ठीक है, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना है। हल्के व सूती कपड़े पहने, वेयर लाइट कॉटन क्लोथ। अच्छा, ORS, छाछ, नींबू पानी का सेवन करें। ये सब तरीका है, जिसके घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ये सब तरीका अपना सकते हैं। वैसे ये एग्ज़ाम के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमने सोचा कि जानकारी देना है आप सभी को, तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ हीट वेव डिक्लेरेशन इन इंडिया? क्या क्राइटेरिया है हीट वेव डिक्लेयर? तो नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर से जो ज़्यादा हो जाए वही क्राइटेरिया होगा, है ना। और हाँ, कमेंट में आपको मैं पिन कर दूंगा सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास करते करते आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मौसम विभाग के बारे में थोड़ा जान जाएं। व्हाट इज IMD? IMD का पूरा नाम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी में भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग। इसका स्थापना जो 1875 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यकारी संस्था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसका हेड है। IMD का मुख्य कार्य भारत में मौसम का पूर्वानुमान करना, जिसको हम लोग वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं, मौसम के बारे जानकारी देना इसका मुख्य काम है। और आपदा प्रबंधन में सहायता करना, मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए मौसम से रिलेटेड तो सहायता करना। जैसे मौसम से सूखा वगैरह आ सकता है ना, तो उससे क्या करना, सहायता करना। चलिए, IMD के मुख्य भूमिका क्या क्या है थोड़ा देख ले। वेदर फोरकास्टिंग अभी हमने बताया। वेदर फोरकास्टिंग में तापमान, वर्षा, हवाओं की गति के बारे में बताएगा। हीट वेव की सटीक भविष्यवाणी देगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे चक्रवात आता है, बाढ़ आता है, हीट वेव, ठंड, भूकंप, ये सब आपदा है, ये सब इमरजेंसी है। क्या है, जैसी आपदा की चेतावनी जारी करता है ना, इसके बारे में जानकारी देता है IMD। NDA में और राज्य सरकारों के सूचना प्रदान करता है। ठीक है, मानसून भविष्यवाणी, मानसून मतलब प्रिडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है। क्या प्रिडिक्शन करता है? कि फसलों के कैसे, खरीफ रबी फसलों के मानसून में कैसा पूर्वानुमान होगा, क्या होने लायक है या नहीं है, उसके बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। अल नीनो, ला नीनो का प्रभाव पर अध्ययन करता है। ये अल नीनो और ला नीनो इफेक्ट जो है वो उसके बारे में बताता है। चलिए, इसके बारे में हम एक क्लास में बताएंगे जब जरूरत आएगी। हीट वेव और ठंड चेतावनी करता है, हीट वेव, कोल्ड वेव। जैसे हमने कलर कोडिंग बताया ना, ये 4 कलर में अभी सिखाया। ठीक है, ये सिग्नल देता है इस कलर में। उसके बाद एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करता है। हमने कुछ दिन पहले एयर क्वालिटी पे पूरी वीडियो बनाया था, कुछ करंट अफेयर पहले, तो आप कृपया करके पीछे के करंट अफेयर अगर नहीं देख रहे हैं तो आप जाके देखें। ठीक है, सारी जानकारी वहाँ पे दी गई है। एविएशन और मेरीन सिस्टम में जैसे उड़ने वाला उड़ान और नौसेना के लिए भी ये जानकारी प्रदान करता है कि कहाँ कैसा मौसम रहेगा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है वो क्या किए हैं कि 2000 करोड़ गैप को भरे हैं, इसमें समग्र शिक्षा पे लगाए हैं। मतलब समग्र शिक्षा में बीते दिनों में काम नहीं हो रहा था, तो उसमें 2000 करोड़ जो गैप हो गया था उस गैप को फिल किए हैं इसने तमिलनाडु के गवर्नमेंट में। तो ये NEP के जो तहत 2020 में जो आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको ही भरने के लिए किए हैं। तो NEP का हमने पूरा क्लास लिया है पीछे, तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा अगर पढ़े नहीं है। ये सब हॉट टॉपिक है जो करंट अफेयर में डेली चल रहे हैं, एग्जाम में भी आने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान जो है क्या है, इसकी शुरुआत जो है 2018 में हुई थी और इसका जो मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों 12वीं तक में सुधार लाने का कोशिश करना है। मर्जर मतलब जितना भी है सबको ज्वाइंट करना है। ऐसे से सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन, सबके लिए शिक्षा समान अवसर, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। चलिए समग्र शिक्षा अभियान समझ गए। समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य फीचर क्या क्या है देख लेते हैं। जो बालिका है, गर्ल्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उसका समन्वय है। किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त सुविधा देना, छात्रवृत्ति देना, ये सब काम करती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करना, जैसे स्मार्ट क्लासरूम देना, पुस्तकालय देना, लाइब्रेरी देना, शौचालय देना, स्कूलों भवन का निर्माण करना, ये सब समग्र शिक्षा अभियान के ही अंदर सारा कुछ आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और भी क्या है नियम। दिव्यांग छात्राओं के लिए, जो बच्चे मतलब दिव्यांग, पैरालिसिस वगैरह, डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए, विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए सहायता करती है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसा चीज का बढ़ावा देती है, जैसे दीक्षा, स्वव्याम, ई पाठशाला प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, शिक्षक प्रशिक्षण जैसे टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब का बढ़ावा देना, पूर्व प्राथमिक उच्च माध्यमिक तक सुधार करना, ये हमने सारा उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो, अदर मेजर गवर्नमेंट एजुकेशन स्कीम जो है वो हमने सारा दे दिया है। ऐसे जो 2001 में आया था RMSA, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इसरो ने क्या किया है, लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप, जो श्रीशैलम में फंस गए हैं कुछ 7 ट्रैप्ड हो गए वर्कर जो है, अंदर में ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं, उसके लिए इसरो ने क्या किया, लिक्विड रिंग वैक्यूम, ये जो दिख रहा है इसका प्रयोग करके उन लोगों को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग चलिए सीखते हैं कि इसरो के बारे में, जो एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। इसरो क्या है, इसरो बार बार हमने 2-4 क्लास में बताया, फिर से बता दे रहा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना जो हुआ था 1969 में, मुख्यालय जो है इसका कर्नाटक बेंगलुरु में, और इसका संस्थापक जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई है। मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसका क्या काम है, सस्ती, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर अंतरिक्ष तकनीक विकसित करना, जो इसरो का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने पहले पीछे इसके बारे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप पीछे की वीडियो देखना ना भूलें, कृपया जाएं, और सभी करंट अफेयर सभी इम्पोर्टेंट है तो आपको देखना अनिवार्य है। इसरो के प्रमुख तकनीक की उपलब्धियां, जो मेजर टेक्नोलॉजी उपलब्ध पाए हैं इन्होंने क्या क्या है, तो पहला है उपग्रह, सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च करने का टेक्नोलॉजी इनके पास है। जैसे एक सैटेलाइट है PSLV, एक सैटेलाइट है GSLV। PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। ठीक है, क्या है PSLV, और GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता में। ठीक है, SSLV क्या है, स्मॉल, इसके बारे में बताया हमने कि छोटे उपग्रहों के लिए काम आता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये सबका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। मंगल और चंद्रमा मिशन, मार्स और मून मिशन, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 2008 में हुआ था। इसके बारे में भी हमने वीडियो में क्लियर किया है, पीछे के वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चंद्रमा में दक्षिण का ध्रुव पर लैंडिंग, चंद्रयान 3। और हमें कमेंट में आप एक चीज मुझे याद आया कि डायरेक्ट एग्जाम में लैंडर का नाम आता है, निवेश सर हमने देखा है, तो उस जगह लैंडर का नाम आता है। जैसे 2023 में लैंडिंग किया गया, तो
किसके नाम पे लैंडिंग किया गया वो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन में काम आता है इसरो, इनसेट इनसेट कम्युनिकेशन है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम मौसम और संचार के लिए। जी सेट जो है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नाभिक जो आपका हमने बताया है, नाभिक क्या है, इंडियन जीपीएस सिस्टम है। पूरा ये सब हमने पीछे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए, एक होता है आपका डिफेंस और सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के लिए क्या आता है, थोड़ा देख लें। डिफेंस के लिए रिसैट आता है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। रडार इमेजिंग सैटेलाइट सुरक्षा और बॉर्डर निगरानी यहाँ करता है। जैसे आप अगर समुद्र में दूसरे 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 देश का बॉर्डर अगर क्रॉस करते हैं ना, तो दूसरे देश वाले ना रडार टेक्नोलॉजी से ही पकड़ लेते हैं कि कोई हमारे सीमा के अंदर एंट्री ले ली है, तो वो तुरंत वहाँ पे तैनात हो जाते हैं। तो रडार ये फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सेट है जो भारतीय सेना के लिए संचार करता है। ठीक है, तो उसी तरह अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी किया है। क्रायोजेनिक इंजन बनाया है जो भारी उपग्रहों को भेजने के लिए विकसित है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाए हैं, मतलब दोबारा उसको दोबारा यूज करके व्हीकल को बनाए हैं स्पेस एक्स की तरह। तो स्पेस एक्स कंपनी किसका है जी, एलोन मस्क का। उसने पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट बनाया है। मानव ह्यूमन स्पेस मिशन बनाया, जो ह्यूमन स्पेस मिशन क्या है, जहाँ पे हमारा खुद का आदमी गया है। तो गगनयान मिशन 2024 में हुआ है। वही मित्रा, ठीक है, मानव मिशन से पहले परिसीचन रोबोट को भेजा गया। पर्यावरण में आपदा, इन्वायरमेंट और डिजास्टर के लिए कार्टोसेट सैटेलाइट जो पर्यावरण के बारे में बताती है, और एक ओशियन सेट। ये सेट जो है ना, वो सेट मतलब सैटेलाइट का छोटा नाम है। ठीक है, ओशियन सेट मतलब ओशियन से रिलेटेड समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाले सैटेलाइट। तो ये तरीका है पढ़ने का। ठीक है, कार्टो सेट मतलब हो गया, कार्टो एक अलग तोड़ो और सेट मतलब इसको, ये इमरजेंसी के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए, नेचुरल के लिए, नेचुरल डिजास्टर के लिए ये कार्टो सेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। कृपया अगर आप नहीं समझ में आए हैं जानकारी, तो आप पीछे की वीडियो हमारी देखिए, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। पार्लियामेंट ने क्या रिकमेंड किया है कि मनरेगा के जो भी वर्कर हैं उनके लिए वेजेस मतलब उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी अर्ज दैट वेज इंक्रीज अंडर द महात्मा गांधी जो भी है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इन लोग ये जो लेबर है इन लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं ये सब, कड़ी मेहनत, धूप में मेहनत, हीट वेव्स को भी सह लेते हैं, ऐसे इतनी मेहनत करते हैं। तो इन लोगों के लिए कमेटी ने गठन किया है कि इन लोग का वेज में, इन लोगों की सैलरी में कुछ बढ़ावा दिया जाए। तो एग्जाम के लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं कि इन लोगों के लिए दया दृष्टि दिखा दे, लेकिन एग्जाम के लिए हमें मनरेगा के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो मनरेगा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनरेगा, मनरेगा क्या है, पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। शुरुआत 2005 में हुआ था नरेगा के रूप से, बाद में उसमें एमजी नाम जोड़ दिया गया। कब, 2009 में नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम ऐड कर दिया गया। ठीक है, मंत्रालय इसका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी रोजगार देना। तो साल में 365 दिन होता है ना, तो कम से कम 100 दिन तक गारंटी रोजगार देना इनका लक्ष्य है। काम के बदलने मजदूरी, काम के बदले मजदूरी, अगर काम करोगे तो आपको मजदूरी मिलेगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारों को काम करना है। ठीक है, तो चलिए और भी देखते हैं क्या है। मनरेगा का अभी हम लोग जाने कि 100 दिन का गारंटी, न्यूनतम मजदूरी गारंटी है, 100 दिन वेज गारंटी, हर परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट मिलता है, मतलब जो आपके वुमेन लेडीज सब है उन सबको 33% रोजगार आरक्षित है। मतलब अगर आप मनरेगा से काम करवा रहे हैं तो 100 आदमी अगर काम कर रहे हैं तो 100 में 33 लोग
लेडीज होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए, ये कंफर्म है। अगर ये नहीं होता है तो वो मनरेगा रद्द हो जाएगा। ठीक है, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी। अब क्या हो गया कि बीच के बिचौलियों को खत्म कर दिया गया, डायरेक्ट जो वेजेज हैं ये सभी डायरेक्ट लाभुक को पहुंचते हैं, जो लाभुक है जो काम कर रहे हैं उन्हें डायरेक्ट पहुंचते हैं, बीच वाले के खत्म हो गए। लेकिन अब हमारे यहाँ नया स्कैम चल रहा है। स्कैम क्या चल रहा है नया, कि इसके पास तो डायरेक्ट जाता है, ये यहाँ से जो बीच वाले बिचौलिए हैं ना, कि धमकी देते हैं कि अगला बार से पैसा नहीं घुसाएंगे तो कुछ पैसा काट के ये खुद मांगते हैं, तो यही डर से हमारे लेबर सब दे भी देते हैं। तो ये होता है। जॉब कार्ड सिस्टम लागू किया गया है कि हर किसी के लिए जॉब कार्ड बना है। ग्रामीण बुनियाद ढांचों पर विकास, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे तालाब, सड़क, जल संरक्षण, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों पर रोजगार बन रहा दे रहा है। ये सब काम करा रहे तो जाहिर सी बात है रोजगार मिलेगा। सामाजिक सुधार के लिए, सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी नेट, गरीबों और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए सुरक्षा, आर्थिक असमानता कम करने के लिए, मतलब रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, मतलब जो ज़्यादा गरीब हैं उनको ये स्तर से थोड़ा ऊंचा करने के लिए, ताकि हर किसी के पास पैसे हो और अपना काम अच्छे से करें। ठीक है, पलायन ना हो सके, गांव में रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना। पलायन का मतलब क्या हुआ कि जो लोग एक शहर से दूसरे शहर काम करने के लिए चले जाते हैं, अगर हम गांव में ही काम उन्हें मिल जाए तो वो क्यों बाहर जाएंगे, ये हो गया पलायन। ठीक है, तो मनरेगा का ये आपका फीचर है। चलिए, भारत में रोजगार सृजन का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन, क्या हमारे जनरेशन को प्रभाव पड़ेगा भारत का। तो पहला क्या, गरीब ग्रामीण बेरोजगारी में कमी होगा, बेरोजगार कम होंगे, अगर काम सही मिल जाए तो बेरोजगार कम होंगे। कृषि और जल संरक्षण का बढ़ावा, अगर तालाब बन गया तो, सामने तालाब बन गया तो जहाँ खेती नहीं होता वहाँ पानी अगर रुकने लगा तो खेती होना चालू हो जाएगा, इस पे बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इंक्रीज इन वेज रेट, आपका जो भी तनख्वाह है उस पर सुधार होगा। ठीक है, महिला श्रम भागीदारी, वुमन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज, मनरेगा को में 50% से अधिक कार्यबल महिला ही रहते हैं जनरली ज़्यादातर। गरीबों में कमी, रिडक्शन इन पावर्टी, गरीबी कम होगी, क्योंकि जानकारी अगर आपको सही से पैसे आपके घर में आएंगे तो थोड़ा सा तो गरीबी कम होगी। निचले तबके के लोगों को वित्तीय सहायता मिलती है, ये क्लियर है, क्लियर है। तो नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र में गोंडी मीडियम स्कूल को महाराष्ट्र सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है। क्यों आदेश दिया है, क्योंकि वो आरटी एक्ट में रजिस्टर नहीं है गोंडी लैंग्वेज। इसका स्कूल को महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, बंद करने का आदेश दिया है। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि ट्राइबल के लोग जितने भी हैं, सबकी मतलब सबकी जो आदिवासी लोग हैं उनकी सब जो भी परंपरा है सब छीनती जा रही है, छीनते जा रहे हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ट्राइबल के बारे में देखते हैं कि आदिवासी भाषा का संरक्षण कैसे बचाया जाए, उनके भाषा को। आदिवासी भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो भारत में 700 प्लस जनजातियां हैं, जिसमें से 400 प्लस अधिक आदिवासी जनजाति, 700 में से 400 आदिवासी, मतलब पूरा भारत आदिवासी ही है। ये भाषा संस्कृति परम ये भाषाएं जो है उसके संस्कृति से, परंपराएं से और ज्ञान प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, भाषा ऐसे बनते हैं। संविधान में 8वीं अनुसूची में ये भाषा के बारे में लिखा गया है, इन्हें किन भाषा के लिए मिला है। तो क्वेश्चन आएगा 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल। ठीक है, तो ज्ञान 8वीं अनुसूची में जैसे संथाली भाषा झारखंड में, बोडो लैंग्वेज जो असम में मिलता है, मणिपुरी लैंग्वेज मणिपुर में मिलता है, अन्य भाषाओं शामिल है। लिस्ट है पूरा। ठीक है, तो 32 लिस्ट है, कितना है, शायद 32 है, आप लोग देख लीजिएगा। भाषाएं विलुप्त तो होती हैं क्योंकि संस्कृति भी समाप्त हो जाती है, इसलिए संरक्षण जरूरी है। भाषा अगर कट रहा है तो संस्कृति, लोग एक से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहे हैं, तो ये हमारे संस्कृति के लिए बहुत दुखद बात है कि लोग दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आदिवासी भाषा विलुप्त होने का कारण क्या क्या हो सकता है। पहला कारण है कि लोग जो मॉडर्न शिक्षा कर रहे हैं
वो कारण है। आधुनिक शिक्षा मतलब मॉडर्न शिक्षा करने, तो उसके लिए भी लोग अपने भाषा को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और नया चीज़ सीखना चाह रहे हैं। शहरीकरण, जो लोग शहर में अ, अपने गांव से उठ के शहरीकरण चले जाते हैं, पलायन करते हैं, उस उन लोगों को भी, वहाँ से भी लोग घट रहे हैं। गाँवों से शहरों जाने के भाषाओं में खो रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में कम उपयोग है, जैसे कि ट्राइबल के बारे में बहुत ही कम जानकारी है नेट में, इंटरनेट में। इसके कारण से भाषा में कमी हो रहा है। इसके कारण से जाति में कम आ रहा है हर किसी का। तो ये सब बहुत सारा रीज़न है। आधिकारिक पहचान की कमी, लैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कहीं सरकारी में ये भाषा का गिनती ही नहीं किया जा रहा है। तो सरकार को भी इसमें ध्यान देने के काम है। ये सब बहुत सारे कारण हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव हो रहा है, मतलब एक से पीढ़ी दूसरा पीढ़ी पहुंच रहे हैं तो शिफ्ट हो रहा है। युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा छोड़ रहे हैं। ये सब बहुत सारा कारण है कि लोग क्यों बिछड़ रहे हैं अपने संस्कृति और सभी चीज़ों से। आदिवासी भाषा को संरक्षण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? पहला है कि लैंग्वेज प्रिजर्वेशन मिशन बनाए, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें स्थानीय लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया है कि जिस जगह पे ये स्कूल खुल रहा है उस जगह में एक स्थानीय लैंग्वेज के बारे में। तो हमने एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में भी इसी पहले के करंट अफेयर में बताया है, तो कृपया जाके पढ़ें। ठीक है, आपको अगर करंट अफेयर, ये स्टैटिक करंट अफेयर, हमने करंट अफेयर को साथ में जोड़ के एक करंट अफेयर बना रहे हैं ताकि आपको स्टैटिक भी पता, स्टैटिक जीके भी पता चलते जाए। और अगर आप लगातार मेरे से 6 महीना आप पढ़ लो करंट अफेयर, तो आपकी जीके भी बहुत मजबूत हो जाएगी। सारे टॉपिक, आज जैसे महात्मा गांधी के बारे पढ़ लिए, कल हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे पढ़ा, इस तरह करके लगभग टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो आप विश्वास रखिए और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए हमारे साथ। ठीक है, और हमें भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए। 8वीं में 22 भाषा है, सॉरी हमने 32 कहा, 22 भाषा का मान्यता है। संविधान में क्या, कौन से संविधान में 29 और 30 अनुच्छेद में लिखा है, ये भी ध्यान देना है। भाषा और संस्कृति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 29 और 30 अनुच्छेद में लिखा है। तो आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्योंकि न्यूज़ में है। आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है कि डायरेक्ट अगर भाषा और संस्कृति से रिलेटेड कौन से अनुच्छेद पाए जाते हैं ऑप्शन में मिलेंगे, मार देंगे करेक्ट ऑप्शन। डिजिटल एंड एजुकेशन प्रिजर्वेशन, मतलब डिजिटल में बढ़ावा देना है। ऑनलाइन आदिवासी भाषा संग्रह बनाना है। गूगल, यूट्यूब और एआई पर आधारित अनुवाद भाषाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्थान बनाना है। गूगल पे जोड़ना है, लिखना है। तो सरकार ये सब काम कर रही है ताकि आपकी और हमारी संस्कृति बचा हुआ रहे। आप अपने आप में भी सोच सकते हैं कि इतना दर्दनाक, अभी मान लो लोग दूसरे जाति धर्म अपना ले रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी आदिवासी भाई सब रहते हैं, उन लोगों को क्रिश्चियन में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? तो वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि क्रिश्चियन में आपको अच्छा से पढ़ाई मिलेगा। लालच, लोभ, ये सब कारण से लोग पलायन हो रहे हैं दूसरे जगह में। तो अपनी संस्कृति बचाने के लिए खुद भी हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो ये सब सारा डिटेल है, आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन क्या है? क्योंकि जो गोंडी लैंग्वेज है, गोंडी लैंग्वेज को इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में शामिल नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो राइट टू एक्ट जो आया था 2009 में, शिक्षा का अधिकार नियम है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्रभावित कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में ये इसका लागू हो गया था। मतलब जब इसका कब से प्रभाव दिखना चालू हो गया? तो 1 अप्रैल 2010 में। संविधान में स्थान जो है इसका 21A। तो आज हम लोग कितना, अभी देखो अनुच्छेद कितना कितना आया, 29, 30, 21A। तो ये सब अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो मैं एक ट्रिक्स दे दूंगा सारे मौलिक अधिकार रखने का।
जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन यही कहता है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एक्ट की मूल भावना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी आगे देखते हैं, की फीचर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम बताएं 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए स्कूल में कोई फीस लगने वाली नहीं है, 25% सीट आरक्षित है कमजोर वर्ग के लिए, जो EWS कोटा वाले लोग हैं, है ना, उसके लिए आरक्षित है। स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक होगा, मिनिमम स्कूल स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें से पर्याप्त शौचालय, पानी, ये सब की सुविधा मिलेगी। नो डिटेंशन पॉलिसी, कोई फेल नहीं होगा, पाँचवीं कक्षा 8वीं तक तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है, लेकिन बच्चे सब पढ़ते नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि हम फेल तो होंगे नहीं। इससे इससे मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम आ रहा है एजुकेशन लैक में। क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे तो जान रहे कि मुझे फेल तो होना नहीं, मुझे तो आगे प्रमोट किया ही जाएगा, तो लोग कम पढ़ रहे हैं, जिसके वजह पढ़ाई से बच्चे को मन उठ रहा है। तो ये कारण है बहुत बड़ा, मैं ये अच्छा नहीं मानता हूँ, अपने स्तर से बता रहा हूँ। अब आगे, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न पे प्रतिबंध है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकारी की जिम्मेदारी, सरकार का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस अधिनियम को लागू करेगी। तो जहाँ राज्य और केंद्र मिल के करते हैं उसे क्या बताया गया, हमने बताया है ना, कनकरेंट लिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, कनकरेंट लिस्ट, ध्यान में है ना आप लोग को। डिसीजन राज्य और केंद्र दोनों मिलकर लेते हैं, GST वगैरह, सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को वित्तीय सहायता मिलेगी। अब क्या क्या इम्पैक्ट है ये हमने लिखा, इंक्रीज इन स्कूल इनरोलमेंट, बढ़ाया जाए, नामांकन दर की वृद्धि को बढ़ाया जाए, लड़कियों की शिक्षा और भी मजबूत किया जाए, रिडक्शन इन ड्रॉप आउट रेट, मतलब कोई बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल, उसमें कमी करना चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे, तो आजकल मिड डे मील स्कीम चल रहा है ताकि बच्चों को लुभावना मिल रहा है कि नहीं आप पढ़ो आके, अंडा दिया जा रहा है, मछली दिया जा रहा है, कुछ भी बहुत ऐसा चीज़ है, खाना न्यूट्रिशन वाला दिया जा रहा है, ताकि बच्चे यही लालच में, देखो यहाँ मिड डे मील के बारे में चर्चा किया गया है। गुड इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन क्वालिटी, क्वालिटी बढ़ाना है एजुकेशन का, तभी तो बच्चे आएंगे। समान शिक्षा का अवसर बनाना है, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबको देना है, ठीक है। तो ये रहा आज का जो हमारा प्रमुख जो करंट अफेयर था वो हमने आज डिस्कस किया है। और थैंक यू वेरी मच, अगर आप पूरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारी ये वीडियो आपकी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप भी अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन प्राप्त करवाती है, और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी खुशी मिलती है, तो वो खुशी पाने के लिए ही मैं क्लास ले रहा हूँ। और चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।